खाता न बही, जो शाह कहे वही सही। जी हाँ, अमृतकाल की सत्ता ने खुद के विरोध में उठने वाली आवाजों के खिलाफ दमन का लगभग हर संभव प्रयास कर लिया। पिछले 12 सालों से तमाम तरीके के कथित अलोकतांत्रिक कदम उठाते उठाते 13वें साल में एंट्री करते ही मोदी सत्ता ने नया इतिहास बना दिया है। दरअसल 24 अगस्त 2026 को एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक बहुत ही तगड़ी वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट गुजराती जोड़ी की सत्ता, उनकी पुलिस और इनके रूल करने के पूरे तरीके को कहीं ना कहीं एक्सपोज करती है और बड़े गंभीर सवाल पैदा करती है। हाल फिलहाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, जो हथियार इस्तेमाल हुए, उन सब को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट जारी किया है, वो अमित शाह की पुलिस की कथित झूठों को भी जबरदस्त पर्दाफाश करती है। वैसे आपको याद दिला दें कि ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसके तत्कालीन प्रमुख के खिलाफ मोदी सत्ता ने कुछ साल पहले ढेर सारी कार्रवाइयां किया था। ईडी की छापेमारियां हुई, फेमा से लेकर एफसीआरए तक के तमाम सारे खेल किए गए, सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। एक से बढ़कर एक आरोप मोदी सत्ता ने इस संस्था पर लगाया, इनका काम धाम सब बंद करवा दिया। आलोचकों ने कहा कि चूंकि यह संस्था मानवाधिकारों से लेकर तमाम ऐसे कार्य करती है जो तानाशाही रवैया अपनाने वाले सत्ताधीशों को पसंद नहीं आती, इसलिए यह बदले की कार्यवाही है। तो आइए एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट में जो वीडियो की जांच करके तथ्य सामने आए हैं 20 जुलाई वाले, उन सबको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दिया है। वो कमेटी बनते ही सवालों के घेरे में आ गई। लोग पूछने लगे कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट की है या सत्ता की। इस बारे में हमने इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अभी कैसे इंटरनेशनल पोल खुली है उसको देखिए और कल्पना करिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों की क्या हैसियत है, यानी आपकी क्या हैसियत है और तंत्र किस तरीके से लोगों को हाँक रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको टच करिए और इसके बाद और पर क्लिक कर दीजिए। ये बहुत जरूरी काम है इस चैनल के लिए। इसके अलावा हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर जो संसद मार्च का आह्वान था उससे संबंधित 17 वीडियो को वेरीफाई किया और उसके बाद 24 जुलाई को बिहार के सिवान में जो पुलिस ने गोली चलाया था युवाओं के ऊपर, उसके 2 वीडियो को भी वेरीफाई किया। यानी टोटल 19 वीडियो की जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है। इस वीडियो में दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के कर्मचारियों की भी पहचान हुई है। इस जांच में पता चला है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में और संसद मार्ग के पास आरएएफ का एक जवान भीड़ की तरफ शॉटगन चलाता हुआ देखा गया और 2 अन्य वीडियो में इसी क्षेत्र में शॉटगन से घायल लोग भी देखे गए। इस रिपोर्ट में एक प्रदर्शनकारी ने एमनेस्टी को यह भी बताया कि गोली चलाने से पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई और भागते समय उस व्यक्ति की पीठ पर लगभग 25 से 30 पैलेट गन के छर्रे लग गए थे। उस व्यक्ति का मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ। समझने वाली बात यह है कि इससे पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने सीआरपीएफ की इंटरनल इंक्वायरी के सूत्रों के हवाले से बताया था कि आरएएफ के एक जवान ने 7 पैलेट राउंड चलाए थे जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों को छर्रे लगे और 2 जमीन पर लगे। उस समय कहा गया था कि कम से कम 3 लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने पहुंचे थे। हालांकि बाद में आरटीआई के हवाले से पता चला कि कम से कम 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए थे। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि दिल्ली पुलिस ने शुरुआती दौर में पैलेट गन के प्रयोग को पूरी तरह से फेक न्यूज कहा था और कहा कि इस तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ के इंटरनल रिव्यू में पैलेट गन फायरिंग सामने आई और अब एमनेस्टी ने वीडियो की जांच करके पूरी पोल खोल दिया है। सोचिए कि राजधानी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस किस कदर कथित झूठ बोल रही है। गोली भी चलाया जाता है और खबरों को कह दिया जाता है कि फेक न्यूज है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह के जो हथियार हैं उन्हें भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विकसित नहीं किया गया है, यानी इस तरह की भीड़ पर चलाने के लिए इसे बनाया ही नहीं गया है कि आप जनता पर झोंक दो, क्योंकि इसमें एक गोली से, एक कॉटेज से बहुत सारे छर्रे निकलते हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि निशाना सटीक लगे, वो छर्रे फैल जाते हैं और इसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आसपास खड़े निर्दोष लोग भी घायल हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि रैपिड एक्शन फोर्स ने अपने रिव्यू में भी एसओपी पर सवाल उठाया और कहा कि जो प्रोसीजर है बल प्रयोग का, उसके हिसाब से काम ही नहीं हुआ 20 तारीख को। एमनेस्टी ने एक वीडियो को वेरीफाई किया जिसमें टीयर गैस ग्रेनेड चुपचाप खड़े लोगों के पास तेजी से
जाकर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। लोगों ने बताया कि टीयर गैस ऊपर की तरफ छोड़ने की बजाय सीधे भीड़ के बीच में फेंके जा रहे थे। एमनेस्टी ने तमाम वीडियो की जांच में पाया कि कई जगहों पर ऐसी कोई व्यापक हिंसा नहीं देखी जा रही थी जहां टीयर गैस मारने जैसी कार्रवाई करनी पड़े। हालांकि एमनेस्टी ने माना कि कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसके कारण चौतरफा ऐसी कार्रवाई कहीं से कर दी जाए वो जस्टिफाइड नहीं है। लाठीचार्ज को लेकर एमनेस्टी ने 8 वीडियो वेरीफाई करने की बात कहा है, जिसमें पुलिस और रैपिड एक्शन के लोग प्रदर्शनकारियों को लाठियों से मारते हुए देखे जाते हैं। एक वीडियो में एक युवक जमीन पर गिर गया और इसके बाद भी उसे पीटा जा रहा है। एक छोटे लड़के पर भी फोर्स इस्तेमाल करने का दावा किया गया है। इसके अलावा सादे कपड़ों में जो लोग प्रदर्शनकारियों को पीट रहे थे उसको लेकर भी सवाल उठाया गया है, और सादे कपड़े वाले प्रदर्शनकारियों को जो लोग पीट रहे थे पुलिस वाले उन्हें रोकते तक नहीं। अब सवाल यह है कि जिनके बदन पे वर्दी नहीं, नेम प्लेट नहीं, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? कौन तय करेगा? कैसे पहचाना जाएगा? एमनेस्टी ने यह भी बताया है कि रैपिड एक्शन के अफसर जो लोग शांत खड़े थे उनके ऊपर भी इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। यानी वीडियो की जांच में पता चला है कि जहां प्रदर्शनकारी युवा चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं गलत कर रहे, वहां भी उन्हें करंट मारने वाले डंडे से झटका दिया जा रहा था। एमनेस्टी और यूएन टॉर्चर एक्सपर्ट ऐसे उपकरणों के पुलिस यूज पर पूर्ण रूपेण रोक लगाने की वकालत करते हैं, मांग करते हैं। वैसे इस रिपोर्ट में दिल्ली से कहीं ज्यादा बिहार के सिवान की घटना को भी खतरनाक बताया गया है, जहां पर एक पुलिस अफसर ने AK-47 प्रदर्शनकारियों के ऊपर चला दिया। सिवान में कम से कम 3 लोगों के घायल होने और एक की गर्दन में बुलेट इंजरी की खबरें आई थी। एमनेस्टी ने लिखा है कि यहां भी कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, मार्च की परमिशन नहीं थी, कई क्षेत्रों में इंटरनेट शटडाउन था, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक थी, तमाम बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन को फैसिलिटेट करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह रिपोर्ट यह भी मानती है कि जगह जगह पत्थरबाजी की घटना हुई थी, सैकड़ों पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, मगर सवाल यह है कि क्या पुलिस ने जितना बल प्रयोग किया उतना बल प्रयोग करने की जरूरत थी? एमनेस्टी ने बार बार जवाबदेही पर सवाल उठाया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस घटना के 1 महीने पूरे होने के बाद भी दिल्ली में किसी भी अफसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। किसी ने सार्वजनिक जिम्मेदारी नहीं ली। गोलियां चली, पैलेट गन चले, टीयर गैस चली, लाठियां चली, इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस चले, लाठियों में कीलें लगाकर मारी गई। इन सब के इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच और फाइंडिंग्स को सार्वजनिक करने की मांग की गई। यानी सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, महिलाओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया यह भी आपने देखा, और 1 महीने गुजर जाने के बाद भी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। साहिल को पैलेट गन लगा, 1 महीने बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थाने में जाके बैठ जाते हैं तो कई घंटे प्रदर्शन के बाद FIR दर्ज होती है। सोचिए यह कितना शर्मनाक मामला है। राजधानी में इतने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं और करने वाले की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं। पुलिस और तमाम संबंधित एजेंसियां तो कुछ करती नहीं। लोग जब भागकर न्यायपालिका में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये देखता तक नहीं कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, क्या करना चाहिए था। तमाम तरीके की जो ज्यादतियों के आरोप लग रहे हैं उसमें क्या कुछ हो रहा है। और तो और एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात कह दी जाती है, 5 लोगों की कमेटी बना भी दी जाती है, और वो कमेटी बनते ही अविश्वास के शिकार हो जाती है। लोकतंत्र की तमाम संस्थाएं जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो न्यायपालिका का कर्तव्य होता है कि वो सब कुछ ठीक करे। लेकिन इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो 5 लोगों की कथित हाई पावर्ड कमेटी बनाया, उसमें कर्तव्य किसके प्रति निभाया जा रहा है, ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। अब जो बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद, उनको जरा आप भी ध्यान से सुन लीजिए और पूछिए कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इस देश का वही हाल हो गया है कि खाता न वही जो शाह कहे वही सही? क्या इतनी बड़ी घटना के बाद गृहमंत्री को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सवालों की गिनती करते जाइए। पहला सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल को फर्जी खबर बताया था, फिर CRPF की इंक्वायरी में 7 राउंड फायरिंग और 5 लोगों के घायल होने की बात कैसे सामने आ गई? क्या दिल्ली पुलिस खुलेआम सरेआम झूठ बोल रही थी? दूसरा सवाल कि पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन सा अधिकारी था? वो किस परिस्थिति में यह आदेश देके चला गया? कोई न कोई चेन ऑफ कमांड तो होगी, किसी न किसी ने तो आदेश दिया होगा गोली चलाने की। वो जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने, टीयर गैस चलाने से पहले क्या कोई वार्निंग दी गई? अगर नहीं तो ये क्राउड कंट्रोल SOP का उल्लंघन है कि नहीं? इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कौन है? अगला सवाल है कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने से आसपास खड़े अन्य लोग भी घायल हो सकते हैं। युवाओं की भीड़ पर इसका इस्तेमाल करने की परमिशन किसने दिया? यह रिपोर्ट कहती है कि यह भीड़ को नियंत्रित करने वाला हथियार है ही नहीं, क्योंकि इसकी गोली निशाने पर नहीं लगती। अगला सवाल है कि सादे कपड़ों में लाठी मारने वाले लोग कौन थे? उन्हें किसने भेजा था? उनकी क्या जिम्मेदारी और क्या जवाबदेही होगी? सवाल यह भी है कि झटका देने वाले शॉक बैटन का प्रयोग किसके आदेश पर किया गया? इसका इस्तेमाल भीड़ को कंट्रोल करने में क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि बिहार के सिवान में AK-47 चलाने की जरूरत
क्या पड़ गई, किस व्यक्ति से तत्काल जान का खतरा था, गोली चलाने का आदेश किसने दिया। अगला सवाल है कि अगर पुलिस का दावा है कि हिंसक तत्वों ने हमला किया तो सीसीटीवी से उन स्पेसिफिक लोगों की पहचान करके टारगेटेड एक्शन क्यों नहीं, पूरी भीड़ पर एक तरफा भेदभावकारी बल प्रयोग क्यों। सोचिए कि प्रदर्शन के बाद जब पुलिस 2800 से ज्यादा लोगों को पहचान कर सकती है कि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड किसी न किसी केस में नाम है, तो फिर वही पुलिस बदमाशी करने वालों को क्यों नहीं पहचान पाई। सवाल यह भी है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मचारियों में जो भी घायल हुए उन दोनों को कंपेंसेशन कौन देगा, कब देगा। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस अफसरों ने जो किया, जो थप्पड़ मारा, जो प्राइवेट पार्ट में डंडे लगा रहा था, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, क्या कार्रवाई हुई अब तक। सवाल यह भी है कि प्रदर्शनकारियों की फोटो, फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल डाटा और सर्विलांस क्यों किया गया, ये डेटा कहां रखा गया, किसे किसे दिया गया। जो लोग पैलेट गन से घायल हुए उनकी एफआईआर 1 महीने तक क्यों नहीं हुई। एक एफआईआर कराने में नेता प्रतिपक्ष को कई घंटे तक थाने में क्यों बैठना पड़ता है। और आखिरी बड़ा सवाल यह है कि अगर सीआरपीएफ की अपनी रिव्यू कहती है कि बल प्रयोग स्टैंडर्ड्स के अनुसार नहीं था, तो किस अधिकारी पर डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी की कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 जुलाई की दिल्ली की घटना और 24 जुलाई की बिहार की घटना दोनों में भाजपाई पुलिस की कार्रवाई का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। वैसे आपको यह भी याद दिला दें, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट साइट पे एक ट्रक और एक वैन खड़ी थी। वैन काफी क्षतिग्रस्त थी, ट्रक भी एक्सीडेंटल था। 4 दिन पहले इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, आपस में कथित रूप से टकराए थे और ये पुलिस की कस्टडी में थे, यानी सबूत के तौर पर थे। लेकिन न जाने कैसे किसी जिन्न ने इन दोनों को उठा के ले जाके जंतर मंतर पे खड़ा कर दिया। सवाल है कि कौन था वो जिन्न जो पत्थरों से भरे ट्रक को वहां ले जाके खड़ा कर रहा था। आम आदमी तो कर नहीं सकता, पुलिस पहुंचने नहीं देगी। आम लोग जब जा रहे थे तो उनकी जांच हो रही थी, पॉकेट में हाथ डाल डाल के पुलिस चेक कर रही थी क्या लेके जा रहा है। इतना बड़ा ट्रक पहुंच गया, किसी पुलिस वाले का हाथ इतना लंबा नहीं हुआ कि चेक कर ले। सवाल ये है कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, ये सुप्रीम कोर्ट के माननीयों के पास पहुंची है कि नहीं। नहीं पहुंच पा रही है तो हुजूर कहे हम ही पहुंचा देंगे। वैसे पहले तो ये भी पता लगाना पड़ेगा कि इसे पढ़ने, देखने, सुनने, समझने के लिए उनके पास टाइम भी है कि नहीं। पता चले रिपोर्ट पहुंच जाए और कहे कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, देखने के लिए टाइम नहीं है। बाकी हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है। इस देश में कमेटियों का क्या इतिहास रहा है वो भी हमने आपको पिछले दिनों इस वीडियो में बताया था। इंतजार करते रहिए और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। साथ में सवाल भी पूछते जाइए। अगर सवाल नहीं पूछे, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जवाबदेही नहीं आएगी, तो फिर ऐसे ही सबका नंबर आएगा, कोई बचेगा नहीं। तमाम वीडियो की जांच से पता चला है कि जो शांति से खड़े थे उन्हें भी पीटा गया, जहां बल प्रयोग की जरूरत नहीं थी वहां भी किया गया। यानी ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले खुद के सामने इस देश के नागरिक, इस देश के नौजवान, इस देश के युवाओं को नहीं बल्कि हिंसक जानवरों को देख रहे थे। कुचल दो, मार दो, कोई भी मिले बस ठोकते जाओ, हाथ साफ करते जाओ। ताज्जुब की बात यह है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, देश के गृहमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है, न तो जनता के प्रति, न संसद के प्रति, न लोकतंत्र के प्रति। भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कुछ हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।